हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शीतल शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ टू अटेम्प्ट मेंस क्वेश्चंस. You know, time and again I have faced certain questions by the students, they are very thorough with the material which they have made, as in उन्होंने अपने लेक्चर अटेंड करके पूरे नोट्स तैयार किए हुए हैं. दे हैव द नोट्स, दे हैव द नॉलेज, बेर एक्ट उनके बिल्कुल थॉरो हैं, बट स्टिल जहाँ पे आके थोड़ा सा हमेशा कन्फ्यूजन रहती है एंड एक डर बना रहता है दैट पता नहीं प्री तो हमने क्लियर कर लिया बट मेंस एग्ज़ाम्स के अंदर हम वो अपनी सारी नॉलेज को कैसे लिखेंगे. तो उसको लेके काफ़ी बार स्टूडेंट्स जो हैं उनका कंसर्न हमेशा यही रहता है दैट हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन मेंस. 5 मार्कर को कैसे अटेम्प्ट करें, 10 को कैसे करें, 15 को कैसे करें एंड 20. समटाइम्स यू हैव ऑल द नॉलेज बट वो आपकी जो नॉलेज है वो किसी काम नहीं आती अगर आई वुड से जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी एग्ज़ाम्स आपको लगता है कि वो काम नहीं आएगी अगर हम उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन योर एग्ज़ाम. तो इवन दो यू हैव नॉलेज बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम कि आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस करें. सो उसी के लिए आज के हम सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एंड व्हाट आर द सर्टन इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर जब भी हम अपना आंसर लिख रहे हैं मेंस एग्जाम्स के अंदर. सो लेट्स सी फर्स्ट वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस. तो हमेशा आपके कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आपको कितना कंटेंट लिखना है और किस हिसाब से अपना कंटेंट जो है वो वहाँ पे एक्सप्रेस करना है. So let's see, we have categories of questions. Suppose you have 5 markers, 10 markers, 15 markers and 20 marker questions. So let's see, there are few important things to note down when you are attempting answers in your mains exam. तो पहले क्या करते हैं हम पहले ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एंड देन साइड बाय साइड आई विल कीप ऑन हाईलाइटिंग कि किस तरीके से आपको अपना कंटेंट लिखना है इन 5 मार्कर, देन इन 10 एंड देन 15 एंड 20. Alright, let's see the first point. So suppose जैसे यहाँ पे लिखा गया है that marking scheme has to be followed. तो आपका जो आंसर होना चाहिए उसके अंदर जब आप एक आंसर लिखते हैं राइट तो आपके दिमाग में सबसे पहले मार्किंग स्कीम ज़रूर होनी चाहिए. जैसे ही वहाँ पे मेंस एग्ज़ाम के अंदर आपको सपोज क्वेश्चन पेपर हैंड ओवर कर दिया गया तो एक बार आई वुड सजेस्ट कि आप सारा क्वेश्चन पेपर जो है वो एक बार देख लें. एज इन देख लीजिए कि कैसे कैसे मार्किंग स्कीम जो है या कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो प्लेस्ड हैं. देख लीजिए इनिशियल जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 5 मार्कर्स हैं, 10 मार्क्स हैं या मिक्सड अप हैं. कई बार क्या होता है हम ऐसे ही अपने फ्लो में पेपर लिखना शुरू कर देते हैं एंड देन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है देन वी रियलाइज़ कि जो मेन क्वेश्चन जो हमारे बड़े लेंदी क्वेश्चन थे 20 मार्कर्स क्वेश्चन है वो इन दी एंड है. सो एक बार आई वुड सजेस्ट कि आपको जैसे ही पेपर हैंड ओवर किया जाए आप जस्ट हैव अ लुक एट इट, जस्ट हैव अ ग्लांस ऑफ इट कि आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस प्लेस्ड हैं. 5 मार्कर्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, 10 मार्कर्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, 20 मार्कर्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, सो दैट यू हैव अ ट्रैक थ्रू आउट दैट टाइम पीरियड कि आपको इतने टाइम के अंदर ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 5 मार्कर्स भी परफेक्ट जाने चाहिए, 10 भी, 15 भी एंड देन 20. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट हियर इज जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन पेपर इन वन गो. नेक्स्ट थिंग, सो आई हैव मेंशन्ड है कि जो आपका आंसर है वो कंटेंट वाइज इनरिच्ड होना चाहिए राइट. डू नॉट फोकस ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन. हम यूजुअली ये कहते हैं नो डाउट अबाउट इट दैट वी आर नॉट सपोज टू फॉलो द LLB स्टाइल इन मेंस एग्जाम. दैट्स ट्रू, नो डाउट अबाउट इट. ठीक, तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग है कि जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसको कंटेंट वाइज जो है वो एनहांस करने की कोशिश करें. नाउ सपोज कंटेंट वाइज कैसे, इफ़ यू हैव गॉट अ 5 मार्कर क्वेश्चन तो मतलब समझ आ रही है बात और वो क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा दैट द एग्जामिनर रियली वांट यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन ब्रीफ वर्ड्स ऑन द टॉपिक जो वहाँ पे पूछा गया है. तो वहाँ पे आपको सिर्फ टू द पॉइंट आंसर देना है. आपको बिल्कुल भी कोई इंट्रोडक्शन, कोई भी कंक्लूजन वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट ट्राई टू स्टिक टू द क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड यू. रिपीट क्वेश्चन करने की अपने आंसर के अंदर ज़रूरत नहीं है. जो भी क्वेश्चन पूछा है आप उसका क्वेश्चन नंबर डाल के डायरेक्टली उसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं. 5 मार्कर क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा पैराग्राफ्स नहीं बनते हैं. तो यूजुअली हम क्या करते हैं उसको एक यू कैन से
एक हमने जनरल डिस्कशन करके 1 और 2 पैराग्राफ्स, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे इसके अंदर। वाई? बिकॉज मार्किंग स्कीम ही 5 नंबर है, तो उसके ऊपर आप कोई भी केस लॉ जो है उस टॉपिक के ऊपर दे सकते हैं। लाइक यू नो देर आर सर्टन ट्रेंड्स विच आर बीइंग फॉलोड। ठीक, हम कहते हैं कि 5 मार्कर के अंदर हमें कितना लिखना है, एंड स्टूडेंट्स हमेशा ये कंसर्न होते हैं कि उसको हमने 1 पेज के अंदर लिखना है या 2 पेज के अंदर लिखना है। सबसे पहले डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़, डिपेंड्स अपॉन द टाइम विच यू हैव गॉट, राइट। अब हमेशा आप देखेंगे वहाँ की कि टाइम हमेशा जितना मर्जी हो वहाँ पे कम पड़ जाता है, तो आपके पास नॉलेज तो बहुत है पर आप लिख सिर्फ उतना ही पाएंगे, एंड दिस इज़ अ रियलिटी, राइट। सो आपको ब्रीफली उसको आंसर करना है, ठीक है। उस पॉइंट के ऊपर अगर आपके पास कोई लैंडमार्क जजमेंट है उस क्वेश्चन के ऊपर, प्लीज़ गिव दैट जजमेंट। पूरी जजमेंट को आपको 5 मार्कर के अंदर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप उस जजमेंट को उधर सिर्फ रेफर भी करके आ जाएंगे, दैट विल बी इनफ, राइट। एंड सपोज आपको लग रहा है कि आपने 5 मार्कर के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा आप नहीं लिख पाए हैं क्योंकि बेयर प्रोविजन ही बहुत छोटी सी थी, आपको लग रहा है दैट फिर भी अगर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इफ़ यू नो एनी जनरल केस लॉ, यू माइट फिट इन, सो दैट यू नो जस्टिफाई दैट आंसर। सो आंसर के ऊपर, सॉरी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से जो है यू विल हैव टू फॉर्मुलेट। बट 5 मार्कर के अंदर एक सिंपल स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला दैट यू कैन फॉर्म इज दैट आपको टू द पॉइंट ही लिखना है, एंड वहाँ पे अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मार्कर के अंदर से आपको 5 नंबर ही मिल सकते हैं या 4 नंबर इफ़ योर आंसर इज़ वेरी वेरी गुड, या 5, बट उसके 6 नंबर या 20 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर 15 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन जस्ट ऑन दैट 5 बिकॉज ऑफ दैट 5 मार्कर क्वेश्चन। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद 10 मार्कर्स। 10 मार्कर को अटैम्प्ट करने के लिए अगर हम थोड़ा सा देखें आपका हाउ द पेपर इज़ डिवाइडेड, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है आपको, 6-7 मिनट मिलते हैं सारे आपको 10 मार्क एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। तो 10 मार्कर क्वेश्चन को आप देख लीजिए दैट हाउ दैट क्वेश्चन इज़ डिवाइडेड। कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन होता है, उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है, जैसे व्हाट इज़ दिस, एंड देन यू विल हैव टू डिस्कस दी, एक टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा, एंड देन यू विल हैव टू डिस्कस व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस टॉपिक, राइट। तो उसको आप उस तरीके से जस्टिफाई करें। पहला जो क्वेश्चन, कई बार एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन मार्क्स आपको मिल जाते हैं, सो यू डिवाइड इट अकॉर्डिंगली, राइट। तो अगर आपसे सपोज पूछा जाता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय रेस जुडिकाटा, व्हाट डू यू मीन बाय रेस सब जुडिस, तो पहले उनके मीनिंग को प्रॉपरली आप जस्टिफाई करके देन यू कम ओवर टू द एसेंशियल एलिमेंट्स विच हैव बीन आस्क्ड। तो दोनों क्वेश्चन मार्क्स प्रॉपरली जस्टिफाइड होने चाहिए। प्लीज़ डू गिव द केस लॉज, राइट। आई हैव लाइक सीन सम पेपर्स, ठीक है, जब हम RTI फाइल करके जो अपने पेपर्स निकलवाते हैं दैट हाउ द एग्जामिनर्स हैव चेक्ड, and Haryana के अंदर I have seen that they are constantly putting this note, examiners they are constantly putting this note कि refer case laws, right, so they stress upon case laws, तो case laws आपके important रहेंगे, and there are certain very very important topics, res judicata, res sub judice, इनके ऊपर तो हमारे पास वैसे ही बहुत case laws होते हैं। तो अपने आंसर को enhance करने के लिए आप जनरली 1-2 sentences लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के फॉर्म के अंदर, दैट ओके हाउ टू व्हाट डू यू मीन बाय दिस। आप मैगजीन्स यूज़ कर सकते हैं, आप अच्छी कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी कोटेशन कोई दी है या बहुत अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिफाइन किया हुआ है, जस्ट टू इन्हांस योर आंसर्स। तो आपको पैराग्राफ्स के अंदर लिखना होता है अपना आंसर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, राइट डाउन इन पैराग्राफ्स, राइट, एंड मेच्योर राइटिंग होती है हमेशा, ठीक है। सो थोड़ा सा उस टॉपिक के ऊपर 1-2 सेंटेंसेस इंट्रोडक्शन, एंड देन यू कम टू द मेन बॉडी, जो भी पूछा गया है स्टिक टू दैट, ऑलराइट, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्कस करेंगे, अंडरलाइन कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट, एंड देन आप एक सेपरेट हेडिंग केस लॉस की भी बना सकते हैं, ठीक है। सो आंसर हैज़ टू बी इन यू कैन से पैराग्राफ फॉर्म, सो दैट लगे कि आप एक मेच्योरली जो है वो आंसर को प्रॉपरली लिख रहे हैं, ऑलराइट। सो you have to make things easy for the examiner, this I always say, ठीक है। तो 10 मार्कर के अंदर you can try to put in एक general introduction उस चीज़ की, ठीक है, उसकी main body, and then please content wise आपको उसको enrich करना है, do not make repetitions। कई बार क्या होता है कि हम एक ही चीज़ जो ऊपर पहले वाले पैराग्राफ के अंदर लिखी है उसको पैराफ्रेज करके थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके वो ट्राई टू पुट इट इन दी एंड, सो दैट व्हेन यू ट्राइंग टू एंड द आंसर, डोंट डू दैट।
ऑलराइट, देयर इज़ नो नीड ऑफ रिपीटिंग थिंग्स, रिपीटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज़ बेटर टू लीव देयर एंड देन, अगर आपको लगता है कि आपके पास और कंटेंट नहीं है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन टू दी अदर क्वेश्चंस. ऑलराइट, नेक्स्ट इज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यू आर सपोज टू राइट इन पैराग्राफ्स. पैराग्राफ्स के अंदर अपना आंसर फॉर्म करें. ठीक है, मेक हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेडिंग सब हेडिंग्स बनाने से क्या होता है, एक इम्प्रेशन जाता है एग्जामिनर को. फॉर एग्जाम्पल if you're trying to define what is res judicata, what res sub judice, right, तो आप लिख सकते हैं that this is the meaning, this is the objective. So you can make headings like this. या आप लिख सकते हैं वहाँ पे maxims बता सकते हैं जिसके ऊपर the whole principle of res judicata is based, right. फिर आप heading बना सकते हैं applicability के ऊपर, कहाँ कहाँ ये apply करता है. फिर आप हेडिंग बना सकते हैं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स. सो डिपेंडिंग अपॉन द मार्किंग स्कीम एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू, you will have to make the headings and subheadings. Last, I have seen students making the heading of conclusion. No doubt, I always tell this thing कि आपको जो अपना आंसर होता है वो एकदम से एब्रप्टली एंड नहीं कर देना है. मतलब आप कहीं लिखते जा रहे थे एंड देन सडनली द एग्जामिनर रियलाइज्ड कि ओ आपने तो आंसर अपना एंड कर दिया है. दैट शुड नॉट बी द केस. डू नॉट मेक एब्रप्ट एंडिंग टू योर आंसर्स, राइट, कि बस लिख रहे थे एकदम से हमें सेकेंड क्वेश्चन की याद आई और हम इमीडिएटली जंप टू दैट. डोंट डू दैट. सो आई एम नॉट सेइंग दैट आपको कंक्लूजन हेडिंग बनानी है, या आई एम नॉट सेइंग कि आपको जो है वो जो एक बार फिर से पूरा पैराग्राफ एक कंक्लूजन के ऊपर लिखना. नॉट दैट वेज. इफ़ यू आर डन विद एसेंशियल एलिमेंट सपोज ऑफ रेस जुडिकाटा, तो आप अपना आंसर एंड कर सकते हैं by just adding one sentence or two sentence, not more than that, that okay, this is the significance of the topic which is being discussed above. ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, राइट, या उसकी एप्लीकेशन बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई किया जाता है. या आप जनरली डिस्कस कर सकते हैं एक दो सेंटेंसेस के अंदर कि ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल मैंडेटरी है या नहीं. दैट्स इट. एंड देन यू आर एंडिंग, सो दैट एग्जामिनर को आप एक फ्लो की तरह लेके जा रहे हैं. फर्स्ट यू डिफाइंड दैट वेरी टॉपिक, फिर आप मेन बॉडी के अंदर आए जहाँ पे उसके एसेंशियल एलिमेंट्स आपने डिस्कस किए, एंड देन यू एंडेड विद द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बता दी, उसकी एप्लीकेबिलिटी बता दी, मैंडेटरी है या नहीं थोड़ा सा ये बता दिया. जस्ट वन और टू सेंटेंस एंड दैट्स इट. यू आर नॉट सपोज टू रिपीट द थिंग्स. नेक्स्ट इज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. फैक्ट्स इंपॉर्टेंट जो है वो अंडरलाइन करें. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विच वी रियली वांट द एग्जामिनर टू नोटिस इन एन आंसर, राइट. आप चाहते हैं क्योंकि आप इतना ज़्यादा आपने पढ़ाई की है, आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज है दैट यू रियली वांट कि इसके ऊपर वो फोकस करे. आप उसको अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ठीक है. एंड लाइक आई हैव सीन लाइक स्टूडेंट्स मेकिंग मार्जिन्स इन एग्जाम्स. तो वो मार्जिन्स वैसे यूजुअली डिपेंड करता है आपका कौन सा स्टेट जुडिशरी. आई वुड सजेस्ट कि जैसे आपको कुछ शीट्स मिली हैं आपको, उनको अपने मार्जिन्स के अंदर वेस्ट मत करो. कुछ बच्चे क्या करते हैं लेफ्ट राइट साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ के एंड देन दे मेक अ मार्जिन एंड देन दे राइट इन बिटवीन. डोंट डू दैट. ओके, if you still like usually you should not rely on such things. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. बट स्टिल आप छोटा सा एक लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर थोड़ा सा राइटिंग के लिए कि आपकी राइटिंग बिल्कुल स्ट्रेट आए, अगर आप चाहते हैं तो वहीं पे एक मार्जिन एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज, हाँ जी, एड लैंडमार्क जजमेंट्स विद इन द पैराग्राफ्स और मेक अ सेपरेट हेडिंग. बिल्कुल. सो बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपका जैसे 10 मार्कर आपने लिखा जैसे मैंने आपको बताया, राइट. सो उसके अंदर 2 पेजेस आप लिख सकते हैं अलॉन्ग विद द केस लॉस. 5 मार्कर के लिए प्लीज़ डोंट गो बियॉन्ड 1 पेज. 1 पेज आई मीन एक नॉर्मल लेजिबल हैंड राइटिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नहीं हो रखी है, सो ठीक लिखते हैं. सो यहाँ पे भी 1 पेज 2 पेजेस एक्चुअली में ऐसे कोई क्राइटेरियाज नहीं होते हैं, बिकॉज एवरीवन जो है हर एक जो है वो अपनी हैंड राइटिंग सबकी डिफरेंट होती है, राइट. सो वी ट्राई टू लीव इन द स्पेसेस एज पर आवर हैंड राइटिंग थिंग. हमारा एक पैटर्न होता है. तो कुछ बच्चों का जो है वो 1 पेज बहुत सारे कंटेंट के अंदर ख़त्म होता है और किसी का 1 पेज जो है वो सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर भी ख़त्म हो सकता है. सो एग्जामिनर कैन सेंस दैट. ऑलराइट, सो डोंट गो बाय द लेंथ ऑफ योर आंसर. Try to fit in whatever the content they have asked, and whatever the content is relevant, just put that content. That's it. हाँ जी, लैंडमार्क जजमेंट्स को आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको बहुत सारी जजमेंट्स पता है एंड यू हैव टाइम ऑल्सो, तो आप क्या कर सकते हैं. एंड मोर ओवर आपने कई बार देखा होगा कुछ जजमेंट्स ऐसे होती हैं जैसे आप जो लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूर राइटिंग, यूर डिस्कसिंग वन टॉपिक, वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से यू हैव पिक्ड अप. तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दैट केस लॉ अगेन, आप क्या कर सकते हैं,
आप वहाँ पे उसी पैराग्राफ के अंदर आप लिख सकते हैं दैट दिस इज़ एज ऑब्जर्व्ड इन दिस जजमेंट। तो आपका वो दोबारा से जजमेंट लिखने का काम भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन फिट इन दी जजमेंट्स विद इन द पैराग्राफ्स विच यू आर राइटिंग। अगर आपको लगता है जो भी आपने अभी लिखा है यही तो इस केस के अंदर, या जो आपको केस पता है उसके अंदर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, तो आप वैसे करके अपना पैराग्राफ को एंड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपने केस लॉ भी लिख दिया जिसको आप अंडरलाइन करने वाले हैं, आपने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी लिख दी। देर आर फ्यू केसेज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड। फॉर एग्जाम्पल वो 15 या 20 मार्कर्स के अंदर आ रहे हैं, आपका क्वेश्चन है, सो उसके अंदर यू कैन मेक अ सेपरेट हेडिंग ऑल्सो केस लॉज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही जनरल टॉपिक था, वैसा ही आपको क्वेश्चन आया है, सब्जेक्टिव आंसर है, प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आप हेडिंग लिख के केस लॉज 1 और 2 केसेस 3 केसेस डिपेंडिंग अपॉन द मार्किंग की आप उसके अंदर डाल सकते हैं। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि थोड़ा केस लॉज के ऊपर प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करें, राइट, बिकॉज एग्जामिनर्स की भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो केस लॉज के ऊपर रहती है। तो ट्राई टू गिव इन द केस लॉज विच आर रेलिवेंट, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, या जो भी आप लिख रहे हैं आपको कोई उसके रिलेटिंग केस लॉ पता है और कोर्ट ने यही चीज़ बोली है, ऑब्जर्वेशन सेम है, सो यू कैन राइट दैट वेज, ऑलराइट। सो एनी वे यू कैन फॉलो, बट एक एक तरीके से एक क्लियर पैटर्न फॉलो प्लीज़ करें अपने एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट इज मेक फ्लो चार्ट्स, गिव इलस्ट्रेशंस वेयर एवर रिक्वायर्ड। यस, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट्स का ये आता है कि क्या हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, वेयर एवर पॉसिबल। डायग्राम्स छोटी छोटी बना सकते हैं इन ऑर्डर टू clarify the situation and in order to make it easy for the examiner। बिल्कुल, आई ऑलवेज से मेक थिंग्स ईजी फॉर द एग्जामिनर। उसके लिए एक केक वॉक होनी चाहिए आपका, उस जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं ही इज़ गेटिंग इट टोटली, एंड मोर ओवर कंटेंट वाइज आपका आंसर बहुत इनरिच्ड है। सो वट एवर ही वॉज लुकिंग फॉर इन द आंसर वो आपके पेपर में है। चार्ट्स बनाएं, फॉर एग्जाम्पल कई बार हमें किसी चीज़ की कैटेगरीज को डिस्कस करना पड़ता है, सो यू कैन मेक चार्ट्स फॉर दैट। इलस्ट्रेशंस, कभी कॉन्सेप्ट ही ऐसे आ जाता है आपका, एंड कई बार क्या होता है कंटेंट नहीं ज़्यादा मिल रहा होता वहाँ पे, 15 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कंटेंट नहीं है, क्वेश्चन कोई मॉर्गेज के ऊपर पूछ लिया, रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज पूछ लिया, सो यू कैन ऑलवेज गिव द इलस्ट्रेशंस एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इलस्ट्रेशंस के साथ यू कैन गिव द हेडिंग, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। सो यू ट्राई टू गिव द इलस्ट्रेशन ए एंड बी करके आप इलस्ट्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, yeah, this I have told you, this you have to follow every time, that make things easy for the examiner, right? Write neatly, and there is no need now कि आप, ऐसा नहीं है कि अगर आपको हैंड राइटिंग देखो, अब आपकी लाइक फ्रॉम द लास्ट 20-25 ईयर्स आप एक ही तरीके से जो है वो लिखते आए हैं, अब बहुत ज़्यादा कोई अपसाइड डाउन आपकी हैंड राइटिंग नहीं होगी। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम्स कि आप एक कर्सिव राइटिंग की बुक खरीद के उसके ऊपर जो है वो प्रॉपरली लिखना स्टार्ट कर दें। ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि आप लेजिबल हैंड राइटिंग लिखें, राइट। आई वुड से दैट नीटली लिखें, सो दैट जो भी आपने वहाँ पे एक्सप्रेस किया है उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पा रहा है एग्जामिनर। ओके, दिस इज़ व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस, आपने साफ साफ लिखा है प्लस अच्छे से उसको प्रेजेंट किया हुआ है, दैट विल डू द जॉब, राइट। Next is answer to the point and remain focused on the question being asked always throughout. Don't get carried away, okay? कई बार क्या होता है कि दैट वी हैव अ थॉरो नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपको लगेगा कि ओहो रेसिड्यू काटा के ऊपर तो मैंने इतना टाइम लगाया था, आई स्पेंट अराउंड लाइक 5 days 6 days, लेक्चर्स भी इतने ज़्यादा थे हमारे, मुझे तो इतना कुछ आता है बट क्वेश्चन सिर्फ 10 मार्क्स का ही है, आई नो सो मच। डोंट गेट कैरिड अवे, stick to the question which is being asked to you, right? And always keep the marking scheme in your mind. This is the next point which I have to discuss with you, that is keep track of time and marking scheme of the question, right? And last but not least, attempt full paper please. Do not leave your paper. आप क्या कर रहे थे, आपको वहाँ पे नॉलेज इतनी ज़्यादा थी, यू स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छा, 5 नंबर का पहला क्वेश्चन था, उसके अंदर आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, नंबर मिल गया आपको वहाँ पे, नो डाउट अबाउट इट, बट उससे क्या हो गया कि आपके जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे इन दी एंड, 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे इन दी एंड, दैट गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। अब उसमें से आपको नंबर नहीं मिलेंगे बिकॉज उसके अंदर आपको जितना कंटेंट चाहिए था आपने लिखा ही नहीं है, ऑलराइट। सो यू हैव टू अडॉप्ट अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और अगर आपने बिगिनिंग स्टार्ट कर दी ना अच्छे से अपनी, मतलब वेल ऑन टाइम, कई बार क्या होता है कि फ्लो में आने के लिए हमेशा ये सब कहते हैं कि जो हमारे इनिशियल क्वेश्चन होते हैं वो तो बहुत अच्छे गए बिकॉज हम उसके अंदर लिखते ही गए प्रॉपरली प्रेजेंट, और एंड तक आते आते एग्जामिनर को एक बार सोचना पड़ता है कि क्या ये यही सेम स्टूडेंट का पेपर था या नहीं था।
सो डोंट कमिट सच काइंड ऑफ मिस्टेक, बी बैलेंस्ड, राइट। एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करें। जो पहले तरीके से मैं लिख रहा हूँ एग्जाम के अंदर सपोज, वही मेरा सेम तरीका है अटेम्प्टिंग द लास्ट क्वेश्चन एज वेल। टाइम की कमी आपको हमेशा ही रहेगी, तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आई सजेस्ट यू वेरी एक सिंपल सी चीज़। आप जब अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि प्रीवियस ईयर्स को उठा के बस आप अब मेंस क्वेश्चंस लिखते ही जाएं, नो दिस इज़ नॉट द केस एंड इट्स इम्पॉसिबल, आई नो दैट। बट व्हाट यू कैन डू इज़, आप जो है वो अपनी मेंस राइटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप देखते हैं, मैं आप आई गिव यू वन एग्जांपल, जैसे सीपीसी की एग्जांपल है, यू पिक आउट 15 टॉपिक्स, ऐसे हर सब्जेक्ट के अंदर आपको ऐसे 10-15 टॉपिक मिल जाएंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रीवियस ईयर्स में, राइट। तो आप क्या करें, उनको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो भी आपके आते हैं 15-20 क्वेश्चन टॉपिक्स आइडेंटिफाई कीजिए और उनके ऊपर थोड़ी सी जनरली उनको लिखने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करें सब्जेक्टिव आंसर को। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि आपको पता होगा कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन, सपोज रेस जुडिकाटा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सीपीसी के ऊपर, तो मैंने तो ये लिख के देखा हुआ है अपने पास, राइट। सो आई नो व्हाट आई हैव टू स्टार्ट विद, मेरी इंट्रोडक्शन रेडी है, मेरी एंडिंग रेडी है, बस मुझे एग्जाम के अंदर जाके उसकी मेन बॉडी चेंज करनी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सो ऐसे ही आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड अपील है, राइट। सीआरपीसी के अंदर आपको इतने टॉपिक्स मिल जाएंगे, आईपीसी के अंदर सेक्शन 34 के अंदर इतने टॉपिक्स मिल जाएंगे कि जिनकी बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, हेडिंग और एंडिंग सेम रहेगी, बस मुझे सिर्फ मेन बॉडी चेंज करनी है डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गेट। सो इस तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस इवन इफ़ यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द नोटबुक्स इन अटेम्प्टिंग योर आंसर। अभी जब आप प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट जब आप उसको खुद लिख के देखेंगे आपको वैसे भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। विल ट्राई टू ब्रिंग इन मोर ऑफ सच सेशंस and like for this session that's it. Thank you so much. Bye, take care.